नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा टॉपिक है डाउरी प्रोविशन एक्ट 1961 यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे देश में दहेज को लेकर के क्या कानून है, दहेज क्या है, दहेज मांगने पर, दहेज लेने पर, दहेज देने पर कानून में क्या सजा का प्रावधान दिया गया है, और दहेज प्रताड़ना डाउरी क्यूरिलिटी और दहेज हत्या डाउरी डेथ पर क्या कानून में सजा दी गई है, इसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इस एक्ट का आने का उद्देश्य, इसका पर्पज ही ये है कि जो ये इस प्रकार की जो सामाजिक बुराई है, दहेज लेना देना, इस प्रकार दहेज से रिलेटेड, इसको प्रतिषेध करना, इसका पर्पज है। तो इसमें ये छोटा सा एक्ट है, मात्र 10 धाराएं इसमें हैं। तो इसको यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो मानकर चलिए हम इसको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, और यदि आप आम आदमी भी हैं तो ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, यानी इस एक्ट का नाम, विस्तार और इसका प्रारंभ। तो देखिए दोस्तों, ये 1 जुलाई 1961 को ये एक्ट लागू किया गया, 1 जुलाई 1961 को, और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़ करके सारे भारतवर्ष में है। नेक्स्ट इसका है परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डाउरी, दहेज की परिभाषा। तो देखिए, अरबी का शब्द है, अरबी से लिया गया है, और इसको उर्दू में कहते हैं जहेज, जहेज, जहेज। उर्दू में इसको दहेज को जहेज बोला जाता है। तो बेसिकली अगर इस सेक्शन की लैंग्वेज को देखें तो उसमें जो डेफिनेशन है, विवाह का एक पक्षकार के द्वारा किसी दूसरे पक्षकार को विवाह से पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात में कोई संपत्ति या संपत्ति का अंश या कोई धन दिया जाता है तो वह दहेज कहलाता है। हालांकि इसमें यदि मान लिया कोई उपहार के रूप में कोई उपहार भेंट करता है, स्वेच्छा से करता है, तो वो बात अलग है। लेकिन यदि मामला ये टिक गया हो कि शादी का संबंध ही इस बात पर टिक जाए कि इतने पैसे का लेन, इतने पैसे देने होंगे तभी ये विवाह किया संपन्न होगा, तो फिर ये क्या है, ये दहेज कहलाता। और ये कानून की परिभाषा में पनिशेबल ऑफेंस है, यानी ये दंडनीय अपराध है। तो इसमें सेक्शन 3, 4, 5, 6 को एक्ट में दी गई हैं, जो दहेज के लेने देने पर, मांगने पर और दहेज का विज्ञापन करने पर को प्रतिबंधित करती है, और उसमें सजा का प्रावधान बताती है। तो देखिए, इसमें यदि कोई, सबसे पहला था तो कोई दहेज मांगता है, तो मांगने के लिए कोर्ट में ये दिया गया है कि उसको 6 माह से लेकर के 2 साल तक की सजा हो सकती है, और साथ में जुर्माना हो सकता है यदि कोई दहेज की मांग करता है तो। दूसरा, दहेज लेना इससे भी बड़ा अपराध है। यदि कोई दहेज लेता है और वो प्रूफ हो जाता है, उसको 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। या फिर इसमें जो दहेज की रकम दी गई है, दहेज की जो पूरी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बराबर जुर्माना किया जा सकता है। ये कोर्ट दहेज पर के एडवर्टाइजमेंट पर यानी विज्ञापन पर भी पाबंदी लगाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई एड निकलवाता है किसी न्यूज़पेपर में, किसी मीडिया के माध्यम से, या किसी पत्रिका में, या किसी अन्य माध्यम से वो एडवर्टाइज करता है दहेज के लिए, कि पहले जैसे राजा महाराजा कर दिया करते थे कि मेरी बेटी से जो शादी करेगा उसके लिए आधा राजपाट या ये इतनी संपत्ति में दान कर दूंगा। तो इस प्रकार का यदि कोई एडवर्टाइजमेंट कराता है और वो प्रूफ हो जाता है तो उसको भी 5 साल की सजा का प्रावधान इस एक्ट में दिया गया है, यानी विज्ञापन को बिल्कुल रोका गया है, प्रतिषेध किया गया है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 7 यानी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, अपराधों का संज्ञान। ये धारा 7 में प्रावधान दिया गया है कि कौन सी कोर्ट इस प्रकार के अपराधों का संज्ञान लेगी। तो देखिए, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को यदि स्वयं संज्ञान हो जाता है, या पुलिस रिपोर्ट के द्वारा संज्ञान होता है, या जो एग्रीव पर्सन है उसके माता पिता है पीड़ित पक्ष के, या उसके कोई और खानदान के कोई नातेदार है, कोई रिलेटिव है, या किसी सामाजिक संस्था के द्वारा भी यदि कोर्ट को पता चलता है तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेती है। या वर्ड यूज हुआ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो ये देखिए, महानगर में मजिस्ट्रेट होते हैं, और बेसिकली जो महानगर है दिल्ली, कलकत्ता, बंगाल और चेन्नई जैसे महानगर, जिनको पहले प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था, तो उनमें ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नियुक्ति होती है, और इसमें हाई कोर्ट एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार से राज्य के प्रत्येक जिले में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। उनमें से हाई कोर्ट किसी एक को चीफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है।
तो आप ये समझिए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे की कोई भी कोर्ट दहेज से रिलेटेड किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। देखिए नेक्स्ट आता है दहेज प्रताड़ना, डाउरी क्रूलिटी। तो इसके लिए यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को या उसके सास ससुर या उसका पति उसके दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, तो देखिए इसके लिए आईपीसी इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 498A में ये प्रोविजन दिया गया है, सजा का प्रावधान है। और इसमें 3 साल यदि प्रूफ हो जाता है इस प्रकार का केस तो 3 साल की सजा और साथ में जुर्माना या दोनों भी उसको किया जा सकता है। अब प्रताड़ना से तात्पर्य ये है कि दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करना, मारपीट उसके साथ करना या उसके साथ ऐसा व्यवहार करना, मान लिया उसकी रोटी में कटौती, खाने में कटौती कर देना, तो कई प्रकार से प्रताड़ना हो सकती है। तो यदि कोई इस प्रकार की कोई महिला के साथ प्रताड़ना की जाती है तो उसमें 498A आईपीसी के अंदर उसका खिलाफ मुकदमा दायर वो महिला करा सकती है। नेक्स्ट आता है डाउरी डेथ, दहेज हत्या। देखिए यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थिति में हो जाती है तो उसके खिलाफ सेक्शन 304B इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है। एक बात। दूसरे देखिए संदिग्ध परिस्थिति क्या हो सकती है। मान लो उस महिला ने शाम को एक दिन पहले अपने मायके में बात की या उसके किसी अड़ोसी पड़ोसी से बात की, उसको कोई बीमारी नहीं थी या उसके किसी रिलेटिव से फोन पर ही बात हुई और नेक्स्ट डे सुबह को फोन आता है कि उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु में भी वो पाई जाती है उसके कहीं चोट लगी है या जलने के निशान है। तो इस प्रकार उसको और ये पता है कि पहले इसको प्रताड़ित किया जा रहा था दहेज के लिए, तो फिर वो दहेज प्रताड़ना का केस उसके 304B के अंतर्गत आईपीसी की जो धारा दी गई है इसके अंदर उसको सजा का प्रावधान है। यदि मामला प्रूफ हो जाता है तो उसको 7 साल से लेकर के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ 7 साल या 7 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान यहाँ इसमें दिया गया है। और इस प्रकार दहेज हत्या में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर या उसके भाई या कोई अन्य रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसलिए कम से कम 7 साल यदि और आजीवन कारावास, यदि कोई कम इन्वॉल्व है, किसी की भूमिका कम है तो उसको 7 साल और जिसकी भूमिका ज़्यादा है उसको आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ऐसे मामलों में 304B आईपीसी के अंतर्गत उसको सुनाती है। तो ये था दहेज एक्ट, दहेज प्रोविजन एक्ट 1961। तो देखिए मेरा ये मानना है कि कानून बना देने से ही दहेज प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज को जागरूक होना जरूरी है, खासतौर से बेटियों को शिक्षित होना जरूरी है। जो बेटी लाचार होती है, जिसके कोई उसको लगता है कि कोई मेरी सुनने वाला नहीं है, यदि वो पढ़ी लिखी है, जानती है कि कानून को जानती है, उसके साथ दहेज हत्या जैसी जघन्य अपराध नहीं कोई कर सकता। तो आप इसे अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।